आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी पर हो रही स्मार्ट पॉलिटिक्स की। आप जानते हैं कि देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में तब्दील किया जा रहा है और इनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर को भी शामिल किया गया है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्थानीय महापौर को भी शामिल करने की अपील केंद्र से की है। इस अपील के बाद से कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ा है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल कांग्रेस यहां भी भ्रष्टाचार करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस ने पिछली रमन सरकार को घेर लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है। इसके लिए भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। उन्होंने संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए लिखा कि इससे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पाता है, साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं भी आती हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल करने की अपील की, जिस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने प्रदेश सरकार को डीएमएफ फंड में सांसदों को शामिल करने की अपनी मांग याद दिलाई और कहा कि प्रदेश सरकार अब स्मार्ट सिटी फंड में भी भ्रष्टाचार करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया। कांग्रेस की जो सरकार है वो अपने हितों की खाली बात करती है, आम लोगों के हितों की बात नहीं करती। जब डीएमएफ में सांसदों को शामिल करने की बात हुई तब तो कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई। अब महापौरों को शामिल करने की बात हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो वो स्मार्ट सिटी के पैसों का भी दुरुपयोग करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी डीएमएफ का संचालन कैसे करती थी आपको मालूम है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे, केवल कलेक्टर को उन्होंने अधिकार दिया हुआ था। सौभाग्य से माननीय अभी मुख्यमंत्री भूपेश जी ने डीएमएफ को गरीबी उन्मूलन के साथ जोड़ करके स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल को जोड़ते हुए जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई है। उसमें उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जी, कांग्रेस की तरफ से धनंजय ठाकुर जी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी रायपुर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल केदार गुप्ता जी आपसे। केदार जी, अगर महापौर शामिल कर लिया जाएगा उस समिति में जो शहर का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास करेगी और इस पर आप कह रहे हैं कि राशि का दुरुपयोग होगा, तो जो केंद्र की पूरी टीम है, केंद्र के अधिकारी हैं, केंद्र के द्वारा गठित समिति है, उस पर आपको विश्वास नहीं क्या? या एक अकेले महापौर के शामिल होने से राशि का दुरुपयोग हो जाएगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये एक केंद्रीय प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की योजना है और इसमें जो मापदंड बने हैं वो रायपुर, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं बने हैं, ये पूरे भारत को लेकर बने हैं। और जो अधिकारी है, इंजीनियर है, वो उसका प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें एडवाइस कोई भी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं कि सुनील सोनी जी, माननीय सांसद जो रायपुर लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने जब से अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के वो अस्थायी सदस्य बने हैं, उन्होंने ये लिख कर दिया कि एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए और उस एडवाइजरी कमेटी में एसपी, महापौर, विधायक, सांसद, ये सारे होने चाहिए और उसे स्वीकार कर लिया गया है। और वो एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए 25 अगस्त को है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बता रहा हूं। अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के अस्थायी सदस्य माननीय सुनील सोनी जी ने एडवाइजरी कमेटी बनाई, उसे स्वीकार कर लिया गया है और पूरे देश में अब वहां के एसपी, वहां के महापौर और सांसद, विधायक ये एडवाइजरी कमेटी में होंगे। इसकी पहली बैठक 25 अगस्त को डेट भी आ गई है। परंतु मुझे दुख होता है, एक डीएमएफ फंड जिसमें दुनिया भर की राशि होती है, छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं कुल, 2 कांग्रेस के हैं, 9 भाजपा के हैं। वो डीएमएफ कमेटी जहां पर है वो कांग्रेस के 2 सांसद तो हैं, पर 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को नहीं लिया गया। क्या ये नीति और स्वार्थ इनका स्पष्ट दिखाई देता है। ये अलग अलग मापदंड दिखाते हैं कि हमारे महापौर है तो शामिल करो, तुम्हारे सांसद है तो हम शामिल नहीं करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी ने
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो एडवाइजरी कमेटी के लिए माननीय सुनील सोनी जी ने आवेदन दिया था, प्रस्ताव दिया था, वो स्वीकृत हुआ और उसमें किसी भी पार्टी के विधायक, सांसद, इवन एसपी भी अब एडवाइजरी कमेटी में होंगे। मैं रायपुर के लिए आपको एक बात बता दूं आसिफ भाई कि धरसीवां विधानसभा है जिसमें रायपुर नगर निगम का एक ही वार्ड आता है, परंतु वहां के भी विधायक को एडवाइजरी कमेटी में लिया गया और उनको बैठक की सूचना दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी विकास में सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर चलती है। पर मैं कांग्रेस के मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं कि 2 सांसद डीएमएफ में हैं और 9 नहीं, और आप हमसे सवाल करते हो कि क्या हो जाएगा। अरे दो एडवाइस और काम करो। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास केदार जी। धनंजय जी आपके पास आ रहा हूं, और धनंजय जी सीधा सवाल, डीएमएफ में सांसद नहीं है, ये आज की तो खैर खबर नहीं है, बीजेपी शुरू से इस पर आपत्ति जता रही है। उस पर आपका ये पलटवार कि आपने कौन सा डीएमएफ में हमारे नेताओं को शामिल कर लिया था, लेकिन अगर सांसदों को शामिल कर लिया जाता तो शायद पारदर्शिता और बेहतर होती, या उसमें कोई दिक्कत थी? देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ के हित चाहने वाले, छत्तीसगढ़ के जनता के हित की बात करने वाले छत्तीसगढ़ के हर उस योजना में शामिल हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के आम जनता से सीधा, जिनका सरोकार है, जिनका आम जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का रवैया तो हमेशा से छत्तीसगढ़ के विरोध में ही रहा है। कहीं भी इनका साथ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला है। चाहे किसानों के धान खरीदी के मामले हम बात करें, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने। अभी मैं बात कर लूं गरीब प्रधानमंत्री मजदूर गरीब कल्याण योजना की, जिसमें छत्तीसगढ़ को बाहर रखा गया है। क्या छत्तीसगढ़ के मजदूरों को इसमें अधिकार नहीं है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़ विरोधी है। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। ये डीएफए फंड की बात करते हैं जिसे पूर्व में इनकी सरकार ने व्यवस्था करके रखा हुआ है, और महापौर को शामिल करने से जो नगरीय क्षेत्रों में जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं, जो आम जनता के जन भावनाओं के अनुरूप बनेगा, उसका भी यह विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की है, और कितना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में गड़बड़ झाला केंद्र की सरकार ने किया है। अगर उसमें महापौर शामिल हो जाएंगे तो पूरे काला चिट्ठा इनका उजागर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम से जो बंदरबाट केंद्र की मोदी सरकार ने किया पैसों का, उसका पोल खुलने से डर है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए महापौर जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो उस क्षेत्र के विकास को कैसे करना है जन भावना के अनुसार करना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। अच्छा जी ठाकुर साहब, मैं तो इस पर यह पूछना चाह रहा हूं कि अगर इसी नियम और इसी फॉर्मूले के तहत केंद्र की इस बड़ी योजना में गड़बड़ हो सकती है कि वहां आपका पार्टी, क्योंकि सारे महापौर आपके हैं, पूरा प्रदेश जानता है, अगर आपका वहां महापौर नहीं है इसलिए गड़बड़ हो सकती है, तो इसी नियम और फॉर्मूले के तहत डीएमएफ में जब बीजेपी का कोई शामिल नहीं तो वहां गड़बड़ नहीं हो सकती? वहां कौन सा विजिलेंस काम कर रहा है सर? देखिए, मैंने कहा कि डीएमएफ फंड में जो पारदर्शिता है उसमें जनप्रतिनिधियों को रखने का अधिकार सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। अगर 15 साल तक शासनकाल देखते हैं तो कलेक्टर का उसमें मनमानी चलता रहा है। रमन सिंह सरकार के दौरान जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती थी, आज उसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है, और डीएमएफ फंड का जो उपयोग है उस क्षेत्र के जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और वहां को डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। पूर्व में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है स्मार्ट सिटी घोटाला में बंदरबाट किया गया है, अगर उसमें महापौर शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो घोटाला सामने आ जाएगा, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। ठीक, मैं लौटता हूं ठाकुर साहब आपके पास। केदार जी आपके पास आऊंगा, देवेश आपके पास पहले आ रहा हूं। देवेश, देखिए घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, होगा कैसे होगा, कितनी राशि खाई जाएगी, वो बाद में देखेंगे। अभी जो बुनियादी सवाल है वो ये कि महापौर यदि शामिल होता है तो शायद इसके साइड इफेक्ट्स कम और फायदे ज्यादा हैं। आसपास के नगर निगम क्षेत्र को महापौर ज्यादा बेहतर जानता है। स्मार्ट सिटी के लिए नक्शा तैयार होगा, कौन सी पुरानी चीज हटेगी, कौन सी नई चीज बनेगी, पुरानी चीज कोई पुरातात्विक महत्व की वो वहीं रहनी चाहिए, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन होना है, रेनोवेशन होना है, या पूरी तरह से बदला जाना है, शायद ये बेहतर महापौर बता पाएंगे। इसमें दिक्कत है क्या कुछ? देखिए, महापौर ही क्यों, उसमें तो पार्षदों को भी होना चाहिए। पार्षदों की जो कमेटी है उसको अधिकार मिलना चाहिए, सांसद भी होने चाहिए, विधायक भी होने चाहिए। सुखद जानकारी जो केदार गुप्ता जी दे रहे हैं कि एक समिति बनाई गई है, 25 तारीख उसकी बैठक होने वाली है, इसे सुखद संकेत माना जाना चाहिए। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो जिम्मेदारी है
वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि जो कमेटी की अनुशंसाएं हैं उसकी कितने फीसदी अनुशंसाओं को जो अधिकारी हैं वो उसको लागू करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि समिति बना देना, एडवाइजरी कमेटी बना देना, एडवाइस दे देना, एडवाइस को मानना न मानना फिर अधिकारी के ऊपर है। लेकिन यदि उसमें जिम्मेदारी तय होती है कि इस कमेटी की अनुशंसा के बगैर काम नहीं होना है, तब ज्यादा पारदर्शिता होगी, तब लोगों की समस्याओं का समाधान ज्यादा होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बड़ा बजट केंद्र सरकार से आता है, कलेक्टर और कमिश्नर जो हैं साइकिलिंग करते हुए शहर में घूमते हैं और एक दीवार जो आज पीले रंग की दिखाई देती है कल वो दीवार नीली हो जाती है। यानी कि जो पैसे का दुरुपयोग कहा जाए कि आप प्रयोगधर्मी हो जाते हैं अपने शहर को लेकर कि यहां पर ये बना दीजिए, कल तोड़ दीजिए, सड़क बनती है अगले दिन खोद के नाली वहां पर बना दी जाती है, फिर केबल खोद वायरिंग बिछाने के उसको फिर खोद दिया जाता है। तो इस तरह की जो अनियमितता इसे कहा जाना चाहिए, जो डिसमैनेजमेंट है, वो चीजें नहीं होगी अगर जनप्रतिनिधियों के हाथ में जिम्मेदारी होगी। और लोकतंत्र तो यही है ना कि हम उसको चुन के भेज रहे हैं, वो आदमी तय करे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होना है। अधिकारियों पर अगर सर्वाधिकार सुरक्षित कर दिया जाएगा और नेता केवल एडवाइजरी कमेटी तक शामिल रहेंगे, उन परिस्थितियों में वही होगा जो अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, एजुकेशन सेंटर्स बने हैं, लाइब्रेरी बनी है, तो ऐसे अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जिनमें एक ही काम को बार बार किया जाता है और उसके माध्यम से बिलिंग जो है उस बिलिंग को बढ़ा लिया जाता है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखिए तो पोताई सबसे ज्यादा होता है पूरे शहर में। रंगारंग कार्यक्रम जो है, पुल के नीचे देख लीजिए, ब्रिज के नीचे देख लीजिए, सभी जगह पर पोताई का काम जो है भरपूर तरीके से चलता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि उसकी जिम्मेदारी लेंगे तब उनके सामने अकाउंटेबिलिटी बनेगी, वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे कि जो काम वो करने जा रहे हैं वो वाजिब मायने में जनता के हित का है, उसकी प्राथमिकता कितनी है वो तय कर पाएंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास देवेश। केदार जी आपके पास आ रहा हूं। केदार जी, जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि महापौर को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, तो आपने कहा एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसमें सबको रखा है, 25 अगस्त को उसकी बैठक हो रही है, बहुत आपने जोर देकर इस तारीख को याद दिलाया। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि डीएमएफ के लिए अगर एक एडवाइजरी कमेटी बना दी जाए जिसमें बीजेपी के सांसदों को रखा जाए और वो सिर्फ सिफारिश करें, तो आपको चलेगा? देखिए, मैं तो पहली बात ये पूछूंगा कि सांसद 11 हैं, 2 के लिए अलग नियम, 9 के लिए अलग नियम। देखिए, राजनीतिक बहस है, इसमें नीति और नियत कांग्रेस पार्टी की और भाजपा की साफ दिखाई पड़ती है। मैंने कहा कि रायपुर नगर निगम में एक खाली वार्ड आता है धरसीवा विधानसभा का, उसके भी विधानसभा के सदस्य को, विधायक को इस कमेटी, एडवाइजरी कमेटी में रखा गया है। परंतु 2 सांसद डीएमएफ कमेटी में जो कांग्रेस के हैं वो है और 9 सांसद भाजपा के हैं, तो वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो देख लेंगे कि आपका भ्रष्टाचार कहां है? क्या मैं भी ऐसा कहूं? क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी आवाज उठाए जैसे उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ से डर रहे हैं? तो क्या अगर ये प्रोजेक्ट में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, कांग्रेस तो इतने सालों से सत्ता में रही, कभी सोची नहीं। मोदी जी ने सोचा है कि 100 शहरों को बनाना है, उसका काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, संशोधन हुआ, एडवाइजरी कमेटी बनी, ये तो कुछ बना नहीं पाया और जो चल रहा है उसमें लगातार दखलंदाजी देते हैं। अरे काम करो, एडवाइजरी करो। और जहां तक रायपुर नगर केदार साहब, आपने धरसीवा विधायक का जब जिक्र किया, केदार साहब आपने जब धरसीवा विधायक का जिक्र किया तो वो कोई कमेटी के परमानेंट सदस्य तो है नहीं, वो एडवाइजरी कमेटी में है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो शामिल कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि शामिल करिए आप उस समिति में जो विकास करेगी, ना कि मार्गदर्शक मंडल में, ना कि अनुशंसा वाली समिति में। मैं कह रहा हूं, आप जिसकी मांग कर रहे हो कि ये महापौर होना चाहिए, 5 साल से रायपुर के 200 करोड़ के प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं नगर निगम के, और 5 साल बाद उनकी कॉस्ट 200 करोड़ बढ़ गई, डबल कॉस्ट हो गई। जैसे एक रोड चौड़ीकरण है, शारदा चौक से लेकर तातियापारा चौक तक का रोड चौड़ीकरण हो रहा है, 5 साल से लंबित है। पूर्व महापौर जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने घोषणा की थी जैसे ही होगा नया महापौर आएंगे तत्काल बनेगा, और उनको सभापति बना दिया, इसलिए उसका चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। हाइजीन मार्केट की बात हुई थी, उसका बजट 200 करोड़ रुपए का हुआ, वो नहीं हुआ। एम्यूजमेंट पार्क बनाने की बात की, अरे इनके पास जो काम है वो तो ये कर नहीं पा रहे, और दूसरी बात कर रहे हैं कि वो भी हमको दे दो, क्या उसका भी पट्टा बिठा देना है? अरे एडवाइजरी कमेटी में वो जांच करो, भ्रष्टाचार दिखता है कंप्लेंट करो। क्या आप रहने के बाद ही वहां काम कर पाओगे? आप जनप्रतिनिधि हो, आप महापौर हो, और महापौर सभापति होने के नाते आप उसकी कंप्लेंट करके जांच कराओ। एडवाइजरी कमेटी में हो तो आप कामों की जांच भी कर सकते हो। ये तो खाली राजनीतिक सुगुफा है, काम करने की इच्छा शक्ति है तो रायपुर नगर निगम में जो पेंडिंग काम पड़े 200 करोड़ की, जिसकी लागत 400 करोड़ हो गई, जनता का जेब का फालतू पैसा जाएगा, उसका जवाब कौन देने वाला है? नहीं, उसका जवाब तो शायद यही मिलेगा कि राज्य में तो सरकार 1.5 साल पहले ही आई है। बाकी इसके अतिरिक्त अगर कुछ ठाकुर साहब कहना चाहें तो ठाकुर साहब। मेरे को एक बात अच्छी लगी इनकी, केदार जी, एक मिनट। किया नहीं
बोले कांग्रेस शासनकाल में कुछ किया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी बता दे, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जो ट्रेन बेच रही है, प्लेटफॉर्म बेच रही है, भारत की 9 रत्न कंपनियों को बेच रही है, 135 कंपनियों को बेचने का जो नीति तय की है, ये क्या नरेंद्र मोदी जी के 6 साल में बना है क्या, जिसको पूरा बेचने की तैयारी इन्होंने कर लिया है? कांग्रेस शासन काल में ही नवनिर्माण हुआ है भारत में, भाजपा शासन काल में नहीं हुआ। भाजपा शासन काल में तो बेचा जा रहा है। और रही स्मार्ट सिटी केदार जी सुन लीजिए अब एक मिनट। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है। रायपुर नगर निगम के अगर विकास को रोकने को काम किया है तो रमन सिंह की सरकार ने किया था। जितने प्रकोष्ठ अगर रुके हुए हैं तो रमन सिंह की सरकार के कारण रुका हुआ है। और यहाँ दो बड़ा दुख का विषय है, रायपुर राजधानी, सुन लीजिए ना, बर्दाश्त करिए, आपका मैं सुन रहा था, सुन लीजिए, बर्दाश्त करिए, मैंने आपकी बात सुना है। दुख की बात है कि रायपुर में उस दौरान 2 कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, एक राजेश मूणत जी, दूसरा बृजमोहन अग्रवाल जी। उसके बाद रायपुर के जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया क्योंकि पाइपलाइन काम को रमन सिंह की सरकार ने रोक के रखा था। रायपुर की जनता को अगर सफाई काम में दिक्कत हो रही थी, उसका सिर्फ कारण यह था कि उस दौरान रमन सिंह की सरकार ने भाजपा के बड़े नेताओं को जो सफाई का ठेका दिया था, जिसे रायपुर शहर गंदा हो गया। तो पूरी तरीके से रमन सिंह की सरकार ने राजधानी के साथ अन्याय करने का काम किया है। ठीक साहब, अब आप कोसेंगे पिछली सरकार को। केदार जी मामले उठाएंगे आपके नगर निगम पे, महापौर पे। जो चर्चा से निकलना था वो निकल चुका है, बाकी हम भी समझ गए, देवेश भी समझ गए, जनता भी समझ ही गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त खत्म हो गया सर। धनंजय ठाकुर साहब शुक्रिया आपका, देवेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें